नमस्कार। मैं हेमंत पाराशर आपके अपने YouTube चैनल एग्री टॉपिक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने और हमने जल निकास के विषय में कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी। आइए आप और हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 2 की तरफ, जहां हमें सीखना है प्लांट न्यूट्रिएंट्स। पहला क्वेश्चन है, पादप पोषक तत्व किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पोषण का मतलब होता है किसी भी जीव को वृद्धि करने के लिए जो आवश्यक तत्व दिए जाते हैं वही उसका पोषण कहलाता है। पौधों का पोषण करने वाले पदार्थ, वह पदार्थ जो पौधों का पोषण करते हैं, पादप पोषक तत्व कहलाते हैं, जो पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर दिए जाते हैं एवं इनकी कमी से पौधों में कई रोग लग जाते हैं। पादप पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं। यदि हम पौधों में पोषक तत्वों की पूर्ति समय पर न करें, उनकी कमी से पौधों में कई बीमारियां फैल जाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि धान का खैरा रोग जो कि जिंक की कमी से होता है, ये बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे 12th हो, ICR हो, MPPAT हो। एग्रीकल्चर का शायद ही कोई ऐसा एग्जाम रहा हो जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। अब देखते हैं हम कि ये पादप पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। ये पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मुख्य पोषक तत्व। मुख्य का मतलब होता है ऐसे तत्व जो पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना पौधा अपना जीवन पूर्ण नहीं कर पाता, या हम कहें यदि पौधों में इनकी कमी आ जाए तो पौधे जिंदा ही नहीं रह पाते हैं या कभी कभी सूखकर मुरझा भी जाते हैं। ये तत्व पौधों के जिंदा रहने के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं, इसीलिए इन्हें हम मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। ये पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्राथमिक, जो प्राइमरी पौधों को दिए ही जाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस। द्वितीयक में कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। अगला है संरचनात्मक पोषक तत्व। संरचना का मतलब होता है बनावट या उसका डील डॉल। आपने देखा होगा कि पौधों में शाखाएं होती हैं, पत्तियां होती हैं, उनकी एक निश्चित बनावट भी होती है। यदि उन पौधों में इन संरचनात्मक तत्वों की कमी आ जाए तो जाहिर सी बात है कि उन पौधों की संरचना बिगड़ जाती है। यदि हम डेफिनेशन देखें तो वे पोषक तत्व जो पौधों की संरचना को बनाए रखते हैं, अगर पौधों में इन तत्वों की कमी आ जाए तो पौधों की संरचना बिगड़ जाती है। इसलिए पौधों में इन तत्वों की समय समय पर पूर्ति की जाती है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन। हालांकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पौधे पानी से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कार्बन पौधा वायु से ही प्राप्त कर पाता है। हालांकि मिट्टी में भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, लेकिन पौधा वहां से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। पौधे के लिए यदि देखा जाए तो कार्बन का सबसे अच्छा स्रोत वायु है। अगला है सूक्ष्म पोषक तत्व। जैसा कि नाम से ही हम समझ पा रहे हैं, सूक्ष्म का मतलब होता है छोटा या कम मात्रा में। तो वह पोषक तत्व जिनकी जरूरत पौधों को सूक्ष्म या थोड़ी मात्रा में पड़ती है और ये पौधों को सूक्ष्म मात्रा में ही दिए जाते हैं या कम मात्रा में ही दिए जाते हैं। इनकी कमी से पौधों में
कई रोग लग जाते हैं। कई रोग सुने होंगे आपने, जैसे कि नींबू का कैंकर रोग, धान का खैरा रोग, कई रोग लगते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी से लग जाते हैं पौधों में। यदि इनकी पूर्ति समय पर कर दी जाए तो पौधों में ये रोग नहीं लगते, या हम कहें कि पौधे इन रोगों से बच जाते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, मैग्नीज है, जिंक है, बोरॉन है, कॉपर है, लोहा है, क्लोरीन है, मोलिब्डेनम है। ये सारे तत्व आपके सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। अगला, जैव उर्वरक। सीधी सी भाषा में यदि हम कहना चाहें तो जीवों द्वारा प्राप्त होने वाले उर्वरक जैव उर्वरक कहलाते हैं। ये विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर भूमि में स्थिर कर देते हैं उस नाइट्रोजन को। क्योंकि अधिकतर दलहनी पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये पिंक नोडुल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इनका कलर पिंक ही होता है। और इन नोडुल्स का कलर पिंक क्यों होता है? वो होता है लैग हीमोग्लोबिन के कारण। इनमें लैग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिससे इनका कलर पिंक हो जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार आपके पीएटी में आ चुका है। आगे, या फिर भूमि में अघुलनशील फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ा देते हैं। दलहनी फसलों में राइजोबियम का उपयोग करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम किया जा सकता है और पैदावार भी बढ़ाई जा सकती है। यदि हम दलहनी पौधों का उपयोग करें तो हमारी नाइट्रोजन की खपत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फास्फोरस के लिए हम पीएसबी कल्चर का उपयोग करते हैं। फास्फोरस सॉल्यूशन बैक्टीरिया होता है। ये अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में पहुंचाने के लिए मदद करता है। आगे, वर्मी कंपोस्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंचुए को हम अंग्रेजी में वर्म कहते हैं, और वर्म से जो हमें खाद मिलती है वो वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केंचुए के मलमूत्र एवं उसके मरने के बाद उसके शरीर के सड़ने से उसके द्वारा फसल अवशेषों, शहर का जो कूड़ा करकट है, यदि सड़ाने के बाद जो खाद मिल रही है आपको, वही खाद आपकी वर्मी कंपोस्ट कहलाएगी। आजकल वर्मी कंपोस्ट का प्रचलन काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अधिकतर किसान इसका उपयोग करते हैं और ये कार्बनिक खाद की श्रेणी में आता है और काफ़ी अच्छी खाद भी मानी जाती है। अगला है हरी खाद। किसान अपने खेतों में गर्मी के मौसम में जब हरी घास उगा लेता है और उसे थोड़ा सा बढ़ाने के बाद जुताई करके खेतों में दबा देता है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये हाथ के द्वारा अपने खेतों में हरी खाद को किसान दबाता हुआ, इससे खेतों को जो खाद प्राप्त होती है उसे हम हरी खाद कहते हैं। हरी खाद के लिए हम सनई, ढैंचा आदि फसलों का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये फसलें दलहनी फसलों की श्रेणी में आती हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है, और ये राइजोबियम वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करता है। इससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अधिकतर हरी खाद का उपयोग हम अपने खेतों में नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए ही करते हैं। आगे, एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन प्रणाली। हालांकि ये एक थ्योरिकल क्वेश्चन है और ये आपको नोट्स में से पढ़ने से ही याद हो जाएगा, क्योंकि इसकी भाषा काफ़ी सरल है। इसमें आपको मैं केवल एक लिंक दिए देता हूँ कि इसमें आपको जैविक खादों की अच्छाइयाँ लिखनी है और रासायनिक खादों के बारे में आपको
अपोजिट बातें लिखनी हैं। आप एक बार यदि इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आगे, नाइट्रोजन का महत्व एवं कमी के लक्षण, इस क्वेश्चन को हम कल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।